हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 20 एमसीक्यू। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे पार्ट 8 में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 7 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने वो नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आपको 140 प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनको देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे, और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, मीनू मसानी, ई.एम. फोस्टर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट से इसके आंसर आप करिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ई.एम. फोस्टर। आपको ध्यान रखना है, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है ई.एम. फोस्टर ने, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। पूछ रहा है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? विकल्प हैं महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस संपन्न हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1773, 1779, 1757, 1789। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789। साथ में आप ध्यान रखिए कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल, जो कि पेरिस की एक जेल थी, पर हमले के साथ ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह क्रांति वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का एक विद्रोह था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि बास्तिल की घटना, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। बास्तिल की घटना किससे संबंधित है या किस क्रांति से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बास्तिल की घटना फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, और यह घटना हुई थी 1789 में। 1789 बास्तिल की घटना, फ्रांस की क्रांति। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? विकल्प हैं सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या फिर डी अस्पृश्यता से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, डोमिनियन स्टेट से। यानी कि जो दीपावली घोषणा पत्र था 1929 का, इसका संबंध था भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से। तो आपको ध्यान रखना है किसने जारी किया था? तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक है, 1929 दीपावली घोषणा पत्र, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? विकल्प हैं 1947, 1948, 1951, 1956। स्वाधीन भारत यानी कि स्वतंत्र भारत। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, 1948। आपको ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, ये 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी, और इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई थी। साथ ही इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन भी किया गया था, और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्माण या निर्धारण किया गया था। तो ये आप सारे ध्यान रखेंगे इससे, स्वाधीन भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? विकल्प हैं 1861, 1891, 1862, 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1892। ठीक है, तो 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा का शुरुआत किया गया था भारत में। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में।
प्रश्न नंबर 7 और सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार के रहने वाले थे। पढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 8 अब आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। पूछ रहा है कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? विकल्प हैं अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में, अहमदनगर कोर्ट जेल परिसर में, आगा खां महल पुणे परिसर में या फिर यरवदा जेल परिसर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा विकल्प सी, आगा खां महल पुणे परिसर में। ये विकल्प सी है। ठीक है, विकल्प आपने ढंग से देख लिए होंगे। अहमदनगर फोर्ट जेल परिसर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये हो जाएगा आगा खां महल पुणे परिसर में। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कस्तूरबा गांधी हैं इनका फरवरी 1944 में देहांत हुआ था और वो यहीं इसी परिसर में हुआ था, जिसके बाद इनकी समाधि फिर यहीं बना दी गई थी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 पे हम पहुँच चुके हैं और पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो इसका विकल्प आपके सामने है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चित्तरंजन दास। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर में। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी इनके जलाने के ही पक्ष में थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि वस्त्रों को जलाना ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न में, और आज का अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर नहीं देखा होगा, बच गया है। पूछ रहा है यहाँ पे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, महात्मा गांधी ने यह कथन किस समय कहा था? असहयोग आंदोलन के समय, दांडी यात्रा के समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दांडी यात्रा के समय उन्होंने ये कथन कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो दांडी यात्रा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 पे हम पहुँच चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? विकल्प हैं वेब मिलर, रिचर्ड ग्रेग, किरबाई पेज, लुई फिशर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप इनको कर पा रहे होंगे इन प्रश्नों को, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, वेब मिलर। तो क्या ध्यान रखेंगे कि जो दांडी मार्च था, दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में जो महात्मा गांधी ने ठहराया था वो था वेब मिलर। याद रखेंगे, वेब मिलर को ठहराया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं और पूछ रहा है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? विकल्प है बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विकल्प सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, आज का 13वां प्रश्न आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस, कैंपबेल जॉनसन, बीजी हार्निमन या फिर सरोजनी नायडू। तो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार, क्या सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसने इरविन की जीवनी भी लिखी थी। तो कई बार पूछा जाता है, विकल्प दे देगा कि इनमें से इरविन का कौन जीवनीकार है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन है? कैंपबेल जॉनसन। ठीक है, पढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का 14वां प्रश्न अब आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो विकल्प है आपके सामने महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या फिर मदन मोहन मालवीय। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि ये जो समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी के नहीं हुए थे। ठीक है, हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर साइन किए थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन आपको रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ है, लेकिन मुख्य बात यही है कि महात्मा गांधी के समझौते में हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने है। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? क्या प्रश्न है, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उससे पहले चुने गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। किसको हरा के बने थे सुभाष चंद्र बोस? तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप एक इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि त्रिपुरी जो जगह या फिर त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है, ये किस जगह पड़ता है त्रिपुरी। ठीक है, तो आप इसका कमेंट अवश्य करिएगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, कहीं से पता करिए, वैसे आपको पता होगा, तो कमेंट करिएगा कि ये त्रिपुरी जगह कहाँ पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का 16वां प्रश्न अब आपके सामने है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? विकल्प हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो भी लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं ये सही हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस कारण सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, आज का 17वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आप अवश्य ही इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जब तक आपका मन नहीं कहता, तब जब आपका मन करेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ये सब काम तब होगा जब आपका मन गवाही देगा कि आप अवश्य ही इस वीडियो का लाभ ले पा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? विकल्प हैं जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। तो ऐसे ही क्लोज जो हैं ऑप्शन आते हैं, तो आपको यहीं पे इसको क्लियर करना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर में भी कब? 2 सितंबर को। ठीक है, ये याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है और एज इट इज़ ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सौंपा गया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न यानी कि 18वां प्रश्न आपके सामने है। पूछ रहा है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प सी राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, JV कृपलानी। तो मुझे उम्मीद है इसका सभी को आंसर आ रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, JV कृपलानी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि JV कृपलानी नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ठीक 1 साल बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 1947 में, नवंबर 1947 में, और इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? एक तो ध्यान रखना है कि जो 1946 में कांग्रेस अधिवेशन था ये मेरठ में हुआ था, इसमें JV कृपलानी बने, और जब उन्होंने नवंबर 47 में त्यागपत्र दे दिया था तो उसके बाद कौन बने? तो उसके बाद बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने जस्ट देखा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया तो तब भी राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 1947 में जब JV कृपलानी ने दिया था त्यागपत्र तो तब भी राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो उससे इम्पोर्टेंट यही है कि जब यहाँ पे भारत का विभाजन होता है या भारत आज़ाद होता है, उस टाइम पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं JV कृपलानी रहते हैं। बढ़ेंगे आज के
19वें प्रश्न में। 19वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? सिंपल सा प्रश्न है। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, एडवर्ड सप्तम। तो उम्मीद करता हूँ सभी इसका आंसर सही कर पा रहे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज षष्ठम। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। आपको ध्यान रखना है कि 1936 में इनको वहाँ का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, बढ़ेंगे आज की लास्ट प्रश्न में और इसका सभी के सभी सही आंसर करना। ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण करना था? ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण करना था? विकल्प हैं एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह, KM पणिक्कर। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर भी हो जाएगा लास्ट, यानी कि विकल्प डी, KM पणिक्कर ने ये कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। तो आज के 20 प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये पहली बार आपने वीडियो देखी है तो जाके आप 7 पार्ट और देखिए, वहाँ पे भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे डिस्कस किए गए हैं। और अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, पार्ट 9 में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।